क्या दोस्तों आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वृक्ष कहां स्थापित किया गया, वो भी हमारे भारत देश में। और हमारे भारत देश का सबसे पहला महिला अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र कहां खुला है। ऐसे ही बड़ी 13 खबरों को कवर करते हुए हमने आज का 2 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। तो आपने अभी तक हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, सी प्लेन सेवा कहां से कहां तक निर्बाध और किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। सी प्लेन हवाई सेवा वो हाल ही में शुरू होने जा रही है साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोले तो गुजरात में, अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां हमारे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जहां पर स्थित है, यहां पर यह सी प्लेन सेवा शुरू होने वाली है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और बात करें इस बहुत ही बड़ी इवेंट की, तो गुजरात में सी प्लेन सेवा कब से शुरू हो जाएगी। 31 अक्टूबर 2020 से यह गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू हो जाएगी। और यह दिनांक क्यों तय की गई है, क्योंकि 31 अक्टूबर हमारे सरदार पटेल जी की जन्म जयंती, और इसी के अवसर पर यह सी प्लेन सेवा यहां पर साबरमती नदी में रिवर फ्रंट से शुरू होकर नर्मदा नदी में यह साधु द्वीप और यहां पर स्थित है यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो इन दोनों स्थानों के बीच यह गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू हो जाएगी। और सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया कॉलोनी के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। लेकिन सी प्लेन सेवा का संचालन कौन करेगा। स्पाइस जेट एयरलाइन। कौन? स्पाइस जेट एयरलाइन इस सी प्लेन सेवा का संचालन करेगी। और गुजरात सरकार ने राज्य में किसके साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करके यह सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया है। तो एक तो है गुजरात सरकार, इनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और तीसरा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यानी कि हमारा इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी। और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है हरदीप सिंह पुरी। और दोस्तों जब बात करते हैं गुजरात राज्य की, तो गुजरात की कैपिटल का नाम क्या है। गांधीनगर। गांधीनगर को ग्रीन सिटी भी कहते हैं। और हमारे एशिया महाद्वीप में यह पहला ऐसा किसी राज्य का कैपिटल है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हो, यानी कि सबसे ज्यादा वृक्ष हो। और गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है। विजय भाई रूपाणी। और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। यह बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको पता है, लेकिन आज कुछ नया सीख ले कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में प्रति वर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। कहां पर? गुजरात में। और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। और गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य है। लेकिन सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन हमारे भारत के गुजरात राज्य में होता है, यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक तो बनता है, लेकिन आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस कार्टून श्रृंखला के सह निर्माता जो रूबी का निधन हो गया। यहां आप इमेज में देख सकते हैं जो रूबी, जो एक कार्टून श्रृंखला के सह निर्माता थे, और इस कार्टून श्रृंखला का नाम है स्कूबी डू। क्या? स्कूबी डू, जिसके सह निर्माता जो रूबी का हाल ही में देहांत हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यह स्कूबी डू। तो अमेरिकी एनिमेटर, टेलीविजन एडिटर, लेखक और निर्माता जो रूबी ने अपने क्रिएटिव पार्टनर
कैन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के बहुत ही चहेते किरदारों स्कूबी डू का निर्माण किया था। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है स्कूबी डू। लेकिन स्कूबी डू क्या है? एक कुत्ता है और एक कुत्ता का कैरेक्टर है यह स्कूबी डू। तो याद रखो, इस कार्टून सीरीज का मुख्य पात्र स्कूबी डू नामक एक कुत्ता था और फ्रेड, वेल्मा, डेफ्नी और शैगी स्कूबी डू के साथी थे। यह हम देख सकते हैं, यह चारों साथी। ओके दोस्तों, जो स्कूबी डू के यह चारों साथी थे। और विलियम हान्ना, जब बात करते हैं कार्टून की, तो कार्टून का यह आपको चरित्र याद है, टॉम और जेरी। तो विलियम हान्ना और जोसेफ बारबरा ने 1940 में टॉम और जेरी को बनाया था। टॉम और जेरी सबसे ज्यादा पसंद किए गए कार्टून कैरेक्टर्स में से एक है। कौन? यह टॉम और जेरी। और इसी के साथ हम भारत के कार्टूनिस्ट की बात करें जो अखबारों में कार्टून बनाते थे, तो केशव शंकर पिल्लई। कौन? केशव शंकर पिल्लई, जिन्हें शंकर के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत के कार्टून कला के पितामह कहा जाते हैं। तो भारत के कार्टून कला के पितामह कौन है? तो याद रखना है केशव शंकर पिल्लई। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म कहां हुआ था? दोस्तों, हाल ही में हमारे भारत देश के यह 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया। तो हम जीके 2020 चैनल की ओर से हमारे प्रणब मुखर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म कहां हुआ था? प्रणब मुखर्जी का जन्म यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मीरती गांव में हुआ था। वर्ष 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने थे और वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। दोस्तों, याद रखना है यह शब्द, हमारे भारत देश के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी को प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे इस महानुभाव के बारे में मैं आपको आगे बताना चाहूंगा। तो उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहां आप देख सकते हैं, प्रणब मुखर्जी को हमारे वर्तमान यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत रत्न से सम्मानित करते हुए, और वह भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे प्रणब मुखर्जी के अलावा और कौन कौन से हमारे राष्ट्रपति ऐसे थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया हो? तो दोस्तों, यह चारों राष्ट्रपति के नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। और प्रणब मुखर्जी, उन्हें 1991 में केंद्र में पीवी नरसिंह राव की सरकार के समय योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, और जिस पद पर वे 5 साल तक बने रहे। प्रणब मुखर्जी का देहांत 31 अगस्त 2020 को, यानी कि 2 दिन पहले ही हुआ। आयु थी 84 वर्ष और हमारी भारत सरकार ने 7 दिन का शोक भी घोषित किया है। चलिए चौथा क्वेश्चन, हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती? फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 को हाल ही में जीत लिया है इस व्यक्ति ने। मुंह पर मास्क लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। इस व्यक्ति का नाम है लुइस हैमिल्टन। क्या नाम है? लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत लिया है, और उनके यह लाइफ टाइम में यह उनकी 89वीं जीत है। और एक व्यक्ति का रिकॉर्ड है 91, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो सिर्फ 2 कदम ही दूर है लुइस हैमिल्टन। तो मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन, जो ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोरस्पेंस्की में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है, और सीजन की यह उनकी 5वीं जीत थी। उनकी करियर का यह 89वां खिताब है। दोस्तों, याद रखो, उनकी करियर का यह 89वां खिताब हासिल किया है। तो दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहे? तो वाल्टेरी बोटास। कौन? वाल्टेरी बोटास, जो फिनलैंड के मर्सिडीज के ड्राइवर है, वो दूसरे स्थान पर रहे। और मैक्स वेरस्टेपेन, जो नीदरलैंड के रेड बुल के ड्राइवर है,
वो तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन पहले स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक किसने लगाई? डूइंग बिजनेस 2020 नामक रिपोर्ट पर हाल ही में रोक लगा दी है वर्ल्ड बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड बैंक प्रति वर्ष अपनी यह डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस रिपोर्ट पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह और नियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को हाल ही में रोक दिया है। और जब बात करते हैं इस वर्ल्ड बैंक के इस रिपोर्ट की, तो पिछले साल की बात करें, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में भारत कौन से स्थान पर था? जब 2019 में यह रिपोर्ट जारी की गई, इसमें भारत 63वें स्थान पर था, लेकिन टॉप पर कौन था? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में शीर्ष पर था न्यूजीलैंड देश। कौन? न्यूजीलैंड देश। और विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में दी वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। छठा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना केस में प्रशांत भूषण पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? दोस्तों देख सकते हैं यहां एक जाने माने लॉयर जिसका नाम है प्रशांत भूषण, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर हाल ही में 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। कितने? 1 रुपये का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 रुपया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना केस में प्रशांत भूषण पर सिर्फ 1 रुपये का जुर्माना लगाया है, लेकिन अगर उन्होंने यह राशि जमा नहीं करवाई तो प्रशांत भूषण ने यदि 1 रुपये की राशि जमा नहीं करवाई तो उन्हें 3 महीने की जेल की हवा खानी पड़ेगी। 3 महीने की जेल की हवा खानी पड़ेगी प्रशांत भूषण हाथ में 1 रुपया लिए हुए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अगर प्रशांत भूषण ने 1 रुपये का जुर्माना नहीं भरा है तो जेल की सजा के साथ उन्हें 3 साल के लिए वकालत करने से भी रोक दिया जाएगा। यह डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक वर्णित किया गया है यह अनुच्छेद, जिसमें प्रावधान है हमारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को हमारी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे। और उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, वो हमारे उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। 7वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष किसने विकसित किया है? दोस्तों यहां आप देख सकते हैं सौर वृक्ष। और भारत ने भी एक टारगेट तय किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करें और हमारे भारत के पर्यावरण को स्वच्छ बनाए। और इसी के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है CSIR-CMERI ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन इस टर्म का पूरा नाम क्या होता है? CSIR का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CMERI का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोनों के ऑफिशियल लोगो को भी देख सकते हैं। तो इस CSIR-CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है, जो CSIR-CMERI आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित है। क्या? आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में यह स्थापित किया गया है। और CSIR-CMERI के निदेशक कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिरानी। कौन? प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिरानी इसके वर्तमान निदेशक है। और सौर पेड़ की स्थापित क्षमता कितनी है? 11.5 kWp से ऊपर इस स्थापित सौर पेड़ की
क्षमता है। लेकिन KWP का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोवाट्स पीक्स। क्या? किलोवाट्स पीक्स। और इसमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से लेकर 14,000 इकाइयां उत्पन्न करने की एक वार्षिक क्षमता है। तो बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया। 8वां क्वेश्चन, सिंगापुर में विपक्ष के पहले नेता का पद संभालने वाले भारतीय मूल के नेता कौन बने? दोस्तों, सिंगापुर में विपक्ष के नेता का पद संभालने वाले हमारे इंडियन ओरिजिन बन गए हैं प्रीतम सिंह। कौन? प्रीतम सिंह। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रीतम सिंह। तो सिंगापुर में भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह ने यहां विपक्ष के पहले नेता का पद संभालने के साथ ही एक नया इतिहास रच दिया। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में 93 में से 10 सीटें जीतकर सिंगापुर के संसदीय इतिहास में सबसे बड़े विपक्ष के रूप में उभरी और वो बन गए हैं अब विपक्ष के नेता। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे शत्रुंजी और भादर बांधो किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं शत्रुंजी नदी पर यह स्थित सबसे बड़ा यह बांध, और हाल ही में तकरीबन 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि यह बांध ओवरफ्लो हो चुका हो। यानी कि यूं तो मान लिया जाता है कि गुजरात के सौराष्ट्र में सबसे कम बारिश होती है, लेकिन इस साल रिकॉर्ड किया गया है बारिश ने, और खास तौर पर अगस्त के अंतिम सप्ताह में सबसे ज्यादा बारिश हुई और यह शत्रुंजी और भादर बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात स्टेट। तो गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना तालुका में राजस्थली गांव में स्थित शत्रुंजी बांध में 308.68 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि MCM यानी कि मिलियन क्यूबिक मीटर की सकल भंडारण क्षमता है। किस बांध की? तो यह भावनगर में यह शत्रुंजी जो बांध है वो यहां सौराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध भी माना जाता है। तो याद रखो, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ा जलाशय है यहां निर्मित होने वाले इस बांध की वजह से। और इसी के साथ जो भादर बांध है वो भी सुर्खियों में आया। तो राजकोट जिले के गोंडल तालुका के लीलाखा गांव में स्थित भादर बांध की सकल भंडारण क्षमता 188.14 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जो सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित दूसरा सबसे जलाशय है, और दोनों ओवरफ्लो हो चुके हैं। और सौराष्ट्र में ज्यादा जो मूंगफली का क्रॉप्स होता था इनका उत्पादन भी बढ़ेगा, और यहां पर सर्दियों की मौसम में सबसे ज्यादा गेहूं भी पैदा किए जा सकते हैं। इस तरह की बारिश हुई है सौराष्ट्र में। और भादर नदी का उद्गम राजकोट जिले के जसदन तालुका से हुआ है। कहां से? भादर नदी का उद्गम राजकोट जिले के जसदन तालुका से हुआ है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं दोस्तों। ओके, जबकि शत्रुंजी नदी का उद्गम राजकोट के पड़ोसी जिले अमरेली से हुआ है। और सौराष्ट्र क्षेत्र में इस वर्ष औसतन 100% से अधिक बारिश हुई है, और हमारे लिए यह खुशी का वक्त है कि पहली बार इतनी ज्यादा बारिश हमने देखी हो। 10वां क्वेश्चन, अरनमुला नौका दौड़ किस राज्य की सबसे प्राचीन नौका दौड़ प्रतियोगिता है? दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं सांप के आकार की यह नाव, और इसका नाम है अरनमुला नौका दौड़, और इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। तो अरनमुला नौका दौड़ ओणम यानी कि अगस्त सितंबर, या तो अगस्त के अंत में या तो सितंबर की शुरुआत में यह ओणम त्योहार प्रति वर्ष केरल राज्य में मनाया जाता है। तो इसी के दौरान इस नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। कहां पर? केरल राज्य में। और यह केरल के पथनमथिट्टा जिले में पंपा नदी में श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित पार्थ सारथी नामक हिंदू मंदिर के समीप मनाया जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कहां पर? तो पथनमथिट्टा जिले में। किस नदी में? पंपा नदी में, जहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित एक पार्थ सारथी नामक हिंदू मंदिर है। यहां पर इस इवेंट का आयोजन होता है, और इस त्योहार में गायन करते हुए और दर्शकों के शोर शराबे के बीच सांप की आकृति वाली नौकाओं को जोड़े में दौड़ाया जाता है,
और बहुत ही यह रोमांचक दृश्य होता है। 11वां क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा केरल में। कहां पर? केरल में। वो भी केरल में। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केरल राज्य। तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में कहां स्थापित किया जाएगा? अंगमाली में। कहां पर? अंगमाली में। और यह महिला उद्यमिता में तेजी लाने और लिंग समानता को बढ़ाए रखने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। और जब यह प्रयास किया गया है केरल में, तो केरल की कैपिटल का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन। और केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में जिलों की संख्या कितनी है? 14। केरल की मुख्य भाषा कौन सी है? मलयालम। तो जिस तरह मुझे याद है उसी तरह आपको भी याद होना चाहिए। शांत घाटी कहां पर स्थित है? केरल में। ओके दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, अपने कर्मियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप किसने विकसित किया? पेंशनर्स कॉर्नर नामक इस मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में विकसित किया है CISF ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है CISF ने पेंशनर्स कॉर्नर नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है। तो पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप को CISF के द्वारा विकसित किया गया है, क्योंकि पेंशन भोगियों तक पहुंचने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए यह तैयार किया गया है एप्लीकेशन। और जब तैयार किया है CISF ने, तो इस मोबाइल ऐप में इनबिल्ट शिकायत निवारण सुविधा भी शामिल है और साथ ही इसमें सभी महत्वपूर्ण परिपत्र जैसे नौकरी के अवसर और पेंशन भोगियों से संबंधित लाभों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है इस एप्लीकेशन के जरिए। और इसको विकसित किया है CISF ने। तो CISF का पूरा नाम क्या होता है? द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई। CISF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और CISF के महानिदेशक कौन है? राजेश रंजन। और CISF का मुख्य कार्य क्या है? सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना CISF का आदर्श कार्य है। और CISF का मोटो क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी जो इसका मोटो है। 13वां क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किसने शुरू की? मेजर ध्यानचंद, यानी कि जिसका जन्मदिवस हाल ही में हमने 29 अगस्त को मनाया और पूरे भारत देश में मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। हमारे राष्ट्रपति ने हमारे बहुत से खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया और मैंने वो आपको बता दिया। लेकिन मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस योजना से लाभान्वित होने वाले 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और वो भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनवाई जाएगी। और जब यह डिसीजन लिया है उत्तर प्रदेश ने, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो मध्य प्रदेश की भी वर्तमान राज्यपाल है। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहे अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यक की परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। हाँ, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है दिलीप राठवा छोटा उदयपुर से, किंजल प्रजापति, दीपिका मेवाड़ा, जाला दलपत सिंह, प्रिया पटेल।
और विश्व मेवाड़ा, प्रियांक चौधरी फ्रॉम सूरत, परमार नयन, स्मित मकवाणा, रमेश भाई बगोरा, बाम्भनिया और PS रोजासरा, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और दिन ब दिन हमारे वीडियो के देखने वाले सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं और कमेंट भी ज़्यादा मिल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आपके दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है सहदेव धोलकिया, डोडियार नितिन, राठौड़ भावना, डेरवालिया जनक, बाडोत निखिल, गायत्री आर्या, वाला संजय। गायत्री आर्या हमारे साथ पहली बार जुड़ चुकी है, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले 2-3 दिन से MKMENG वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सही आंसर। सर्जना पटेल, देशमुख नैनेश, प्रवीण सिंह चौहान, अनिल मकवाणा और बगोरा तेजू, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर फ्रेंड जो पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द एतिकोप्पका के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एतिकोप्पका का जिक्र किया, तो एतिकोप्पका के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन में से सही आंसर ढूंढना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा? कंटेंट क्वालिटी की दृष्टि से आपको वीडियो अच्छा लगा है, सुपर से भी ऊपर लगा है, तो 1 साल तक के लिए फॉलो करते रहिए, आपका सोचने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।